बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो आज जनाब हमने डिस्कस करने हैं छोटे छोटे 3-4 कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट ट्रैवलिंग एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ट्रैवलिंग एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, सो हमने बेसिकली ये डिस्कस करना है कि क्या ट्रैवलिंग से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट होता है। अच्छा, ओके, अब खैर ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ट्रैवलिंग जो है बेसिकली एथलीट्स की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होती है, और बहुत फ्रीक्वेंटली एथलीट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, नॉट ओनली लोकली बट ऑल्सो इंटरनेशनली एज वेल। तो जब ट्रैवलिंग की हम बात करते हैं तो उसके काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग ऑफ विद जेट लैग। जेट लैग आपको पता है बेटा, एक ऐसी स्पेसिफिक टाइप की फटीग होती है जब आप डिफरेंट टाइम जोन्स के क्रॉस फ्लाई करते हो, मूव करते हो, ट्रेवल करते हो, तो उसको जेट लैग कहते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा यूएस से ऑल द वे पाकिस्तान आ रहा है, या एक बंदा जापान से यूएस जा रहा है, या एक बंदा यूके में बैठा हुआ है और वो सडनली ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो जहाँ पे बिल्कुल टाइम जोन्स का डिफरेंस और आपकी सारी रूटीन बिल्कुल ऑल टुगेदर ऑल्टर हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि जेट लैग है। तो जेट लैग के काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं आपके मूड्स के ऊपर, आपके इवन स्लीपिंग पैटर्न आपका पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अच्छा, जब स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है तो ऑब्वियसली हमारी एपिटाइट के ऊपर, हमारी जीआई फंक्शन जो भी है उसके ऊपर उसके इफेक्ट्स आते हैं। तो काफ़ी सारे जो हैं इफेक्ट्स आ रहे होते हैं जेट लैग की वजह से। ठीक है जी, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो चेंज हो रही होती है काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इसी तरह से इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, उसके अंदर ऑल्टीट्यूड यानी हाइट अबव सी लेवल। भाई एक बंदा सडनली, आज एक बंदे का लेट से मैच मरी जैसी जगह पे, और सडनली 2 दिन बाद मैच है कराची जैसी जगह पे, तो दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मे बी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों जगह पे बहुत डिफरेंट है, मे बी ह्यूमिडिटी लेवल्स दोनों जगह पे बहुत डिफरेंट है, मे बी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा दोनों जगहों पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कल्चरल, सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं जब आप अक्रॉस द एरियाज मूव करते हैं। ऑब्वियसली हर तरह की चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट आपकी हो रही होती हैं। ठीक हो गया। फूड अवेलेबिलिटी डिफरेंट हो रही होती है आपकी, जरूरी नहीं आपको हर जगह पे हर तरह का फूड मिल सके। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन से इज कि जब हम ट्रैवल करते हैं और एथलीट्स स्पेसिफिकली ट्रैवल करते हैं तो उनको बहुत सारी बैरियर्स आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल व्हिच आई हैव जस्ट मेंशन। तो उसकी वजह से उनको हमें एम्पल टाइम देना चाहिए टू एडजस्ट। जब भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट होता है, भाई ओलंपिक्स में पार्ट लेने एक टीम जा रही है, एक कंट्री की टीम जा रही है, लेट से पाकिस्तान के हैं लोग, एथलीट्स हैं जो ओलंपिक्स में पार्ट लेने में भी ओके लेट से टोक्यो जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं। नेक्स्ट ओलंपिक्स जापान में मेरा ख्याल है, या अच्छा मुझे गलती लगती है, मे बी जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। तो ऐसा नहीं होगा कि जी कल से उनके इवेंट स्टार्ट है और आज रात को वो पहुंचे या आज शाम में वो पहुंचे। डेफिनेटली हमेशा ये होता है कि आपको अडेप्ट करने के लिए नई जगह पे टाइम चाहिए होता है, तो आप हमेशा 3-4-5-6 दिन का गैप लेके आप मूव करते हो, ट्रैवल करते हो, सो दैट आपको वो एम्पल टाइम मिल जाए जिसके अंदर आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना। अच्छा जी, सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम क्या होता है? ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट्स इट इज अ कंडीशन जिसके अंदर हमारी फिजिकल और मेंटल जो परफॉर्मेंस है वो स्टेडीली डिक्रीज कर रही होती है। यानी हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस भी और जो मेंटल परफॉर्मेंस भी वो स्टेडीली डिक्रीज करती है ओवर टाइम। इसको हम कहते हैं कि ये है हमारा ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कांस्टेंट फटीग होती है, ऑब्वियसली परसिस्टेंट मसल या जॉइंट सोरनेस हो सकती है, नॉट बीइंग एबल टू कंसंट्रेट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, फिर आपको बर्निंग सी फीलिंग आती है थोड़ा सा भी आप एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम के साथ कि ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम को डायग्नोस करना, डिटेक्ट करना इज मच मोर डिफिकल्ट। रीजन क्या है कि आपकी ये वाले जो इस तरह के सिम्टम्स है ना, फटीग हो गई, फोकस नहीं कर सकते, ये सारी चीजें, बर्निंग सेंसेशन,
ये बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकती हैं, ये कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकती हैं, समटाइम्स ये जस्ट आपको डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो रही होती हैं। तो ऑल इन ऑल ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम को करना मैनेज मुश्किल हो रहा है, ठीक है, उसको सॉरी डिटेक्ट करना मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए ये है ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम के लिए कि आपने जब भी आप दो तरह से है कि एक तो आप जैसे ही ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स आपको हो तो आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें। वन ऑफ द मेजर कॉजेज जिसकी वजह से ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम होता है वो ये होता है कि आप बिटवीन द सेशंस एम्पल रेस्ट नहीं ले रहे होते, एनफ रिकवरी टाइम अपनी बॉडी को नहीं दे रहे होते। तो आप जितना मर्जी अच्छा फूड का इंटेक कर रहे हैं या जितनी मर्जी आप वेल ट्रेंड है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ह्यूमन बॉडी, और एक मशीनरी के ऊपर जब आप हद से ज्यादा लोड डालते हैं तो क्या होता है, वो मशीनरी ऑब्वियसली क्रैश हो जाती है। अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे आप जब 10 एप्लीकेशन एक साथ खोल लेते हैं तो क्या होता है, क्रैश हो जाता है ना, मोबाइल भी आपका बंद हो जाता है। तो सेम गोज फॉर द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो आपने अपने आप को अच्छे से एम्पल टाइम देना है रिकवरी के लिए बिटवीन द सेशन या बिटवीन इवेंट्स, या जैसे भी अगर आप मल्टीपल सेशन एक ही दिन में करें। और दूसरा फिर ये है कि जो बहुत ही एथलीट्स हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए ये है कि जब भी उनको ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम फील हो तो उन्होंने ये करना होता है कि उन्होंने अपना रेस्ट तो देना ही है, उसके बाद कुछ दिनों तक अपनी ट्रेनिंग की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर दें, यानी मॉडरेट इंटेंसिटी के ऊपर चले जाएं, या अल्लाह भला करे क्या उसको कहते हैं, लो इंटेंसिटी के ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एज एन एथलीट ये तो रिकमेंडेड नहीं है कि वो बिल्कुल ही बैठ जाएं, बट डेफिनेटली वो अपनी जो ट्रेनिंग का इंटेंसिटी है उसको थोड़ा सा कम जरूर कर सकते, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ वाटर कंजम्पशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। खैर ये हम कुछ ज़ाहिर डिस्कस कर भी चुके हैं ऑलरेडी। सो ऑल इन ऑल ये है कि जब भी आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाटर कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके, ठीक है। और वो बेनिफिट्स क्या हैं वो हमने जरा डिस्कस किया। अच्छा जी, सो फर्स्ट जो बेनिफिट होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब आप वाटर को या फ्लूइड को कंज्यूम करते हैं तो दैट इज इट मेंटेन्स योर थर्मोरेगुलेशन, यानी आपकी कूलिंग कर रहा होता है, क्योंकि बेसिकली ज़ाहिर है आपको पता है स्वेट जो है दैट हेल्प्स टू रिमूव हीट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सेकंड जो है जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनफ वाटर कंज्यूम करते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपका जो हाई कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन्ड रहता है। मतलब हाई कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहने से मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि आपके जो हार्ट पे स्ट्रेन है ना वो कम होता है, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन या स्ट्रेस वो कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर जो है बेसिकली वो ऑप्टिमाइज कर रहा होता है ब्लड फ्लो को भी, और ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है टू द मसल्स उनको भी वो इंश्योर कर रहा होता है, ठीक है। तीसरा बेनिफिट ये है कि बेसिकली वाटर आपकी कार्डियक ड्रिफ्ट को कम करता है। कार्डियक ड्रिफ्ट यानी कि आपकी जो फटीग है, कांस्टेंट फटीग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसको कम करता है, क्योंकि आपका हार्ट रेट जो है ये विद इन नॉर्मल रेंज रखता है। अगर आप पानी नहीं पीते तो आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। फोर्थ ये है कि वाटर जो है इट इंश्योर्स कि आपका जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है और जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी है टू द वर्किंग मसल्स वो पहुंच रही हो सही से, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपके लिए ऑक्सीजन मस्ट है, अदरवाइज उसके बगैर फिर सिर्फ एनारोबिक के सिस्टम चल सकते हैं। फिर ये है एक और बेनिफिट कि जो आपके मेटाबोलाइट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनकी रिमूवल को इंक्रीज करता है। तो उनकी रिमूवल को इंक्रीज करना इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, क्योंकि जाहिर है वो मेटाबोलाइट्स या वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी में जब एक्यूमुलेट होते हैं तो दे कैन बी टॉक्सिक, और उनकी वजह से खामखा की एक आपको प्रीमेच्योर फटीग फील हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि वाटर आपकी मेंटल फोकस, आपकी अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, इन सारी चीज़ों के लिए भी इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए भी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है दैट इज विन गेट पावर टेस्ट। विन गेट पावर टेस्ट, WINGATE, विन गेट पावर टेस्ट। मेरी आवाज आ रही है? नहीं बेटे, सबको आ रही है। फीफा आपके एंड पे शायद माइक की कोई प्रॉब्लम है।
तो इंटरनेट का इशू होगा, ठीक है। अच्छा, विनगेट पावर टेस्ट क्या होता है? विनगेट पावर टेस्ट बेसिकली इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसके अंदर हम तीन चीजें देखते हैं एथलीट की, मसल पावर, मसल एंड्योरेंस एंड मस्कुलर फिटीग। सो विनगेट पावर टेस्ट हम किसी भी एथलीट का जब करते हैं तो उसके लिए हम तीन चीजें देखते हैं, मसल पावर, मसल एंड्योरेंस और मसल फिटीग, मस्कुलर फिटीग, ठीक है। सो बेसिकली ये 1970s के अंदर डेवलप हुआ था इसराइल के अंदर, और ये एक इसका गोल्ड स्टैंडर्ड का इसका एक इसको रिकग्नाइज करते हैं हम एक्सरसाइज साइंस के अंदर। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की स्पोर्ट में इन्वॉल्व हैं, या तो हम ये लोअर बॉडी के लिए कर रहे होते हैं विनगेट पावर टेस्ट, या हम अपर बॉडी के लिए कर रहे होते हैं लोअर टोर्सो। टोर्सो आपको पता है ना, लोअर ट्रंक को, यानी टोर्सो इज द ट्रंक ह्यूमन बॉडी में, तो लोअर टोर्सो के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्या हो, साइक्लिस्ट हो, ठीक है, तो और आपने विनगेट पावर टेस्ट लेना है तो आप कौन से वाला लोगे? लोअर ट्रंक वाला, लोअर टॉर्सो वाला। और अगर आप मे बी रोइंग करते हो, या फॉर दैट मैटर अपर बॉडी किसमें यूज होती है, स्विमिंग करते हो, बॉक्सिंग करते हो, रेसलिंग करते हो, इन सारी स्पोर्ट्स में अपर बॉडी प्राइमरीली यूज होती है। तो यहाँ पे फिर आप जो विनगेट पावर टेस्ट है वो कौन सा वाला लोगे? अपर ट्रंक वाला, अपर टॉर्सो वाला लोगे। ठीक हो गया? अच्छा सर जी बेटे। सर ये अपर टॉर्सो दोबारा बताएं, इसका मतलब क्या है? अपर टॉर्सो मींस बेटे अपर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और लोअर टॉर्सो मींस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, सिंपल, ठीक है। यानी ऐसे स्पोर्ट्स जिसके अंदर हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी प्राइमरीली यूज होती है उसके लिए हम एक डिफरेंट तरह का विनगेट पावर टेस्ट करते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें हमारी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यूज होती है उसके लिए हम एक डिफरेंट तरह का विनगेट पावर टेस्ट कंडक्ट करते हैं। बस दैट्स, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मतलब जी 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 मतलब ये कि हम एक में जो है वो लोअर बॉडी यानी लिम्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में प्राइमरीली, बिल्कुल, और दूसरे के अंदर हम अपर बॉडी स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। जैसे जब आप स्विमिंग करते हो तो ज्यादा स्ट्रेंथ या पावर कहाँ से जनरेट होती है? अपर बॉडी से जनरेट होती है ना। इसी तरह जब आप साइकिलिंग करते हो तो साइकिलिंग में ज्यादा पावर या ज्यादा स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है? लोअर बॉडी पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जिस किस्म के हम स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं ना, जिस स्पोर्ट में हमें अपर बॉडी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है या लोअर बॉडी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, उसके हिसाब से हम विनगेट पावर टेस्ट चूज करते हैं कि मैंने ये वाला विनगेट पावर टेस्ट चूज करना है या ये वाला विनगेट पावर टेस्ट चूज करना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर हम ये कि जैसे अगर लेट्स से हम साइक्लिस्ट की एग्जांपल ले लें, तो हम साइक्लिस्ट को हम कहेंगे कि एक स्टेशनरी बाइक के ऊपर बैठ जाएं, ये नहीं कि वो वाली साइकिल है जैसे वो घर में खड़े करके हम चला रहे होते हैं, ठीक है। और उसको हम कहते हैं कि जी अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ अपनी साइकिल चलाएं। अच्छा, अब जनाब हमने उसका 30 सेकंड्स तक, 30 सेकंड तक उसने साइकिल चलाई अपनी मैक्सिमम एफर्ट इन्वेस्ट करके। तो 30 सेकंड तक वाला जो टाइम है ना वो हमने नोट करना है। चलाता वो रहेगा लेकिन टाइम हमने वहां पे नोट कर लेना है। अब वहां पे हमें दो चीजें पता चलेंगी। एक हमें पता चल जाएगी पीक पावर, यानी पहले 30 सेकंड्स में जब आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो आपने मैक्सिमम पावर आपकी किस ड्यूरेशन में थी, चौथे सेकंड पे शुरू हुई, 8वें पे शुरू हुई, 10वें पे शुरू हुई, जो भी है वो हम नोट कर लेते हैं। वो वाला विंडो, वो वाला 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड जहाँ पे आपकी पीक आउटपुट होती है उसको हम कहते हैं पीक पावर। और दूसरे नंबर पे फिर हम 30 सेकंड का जो एवरेज पावर आउटपुट है ना उसको डिटरमिन कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं मीन पावर। यानी पहली चीज क्या हो गई? पीक पावर, जो हमारी फर्स्ट 30 सेकंड्स में 3 से 5 सेकंड्स मैक्सिमम आउटपुट हमारा आ रहा है। और दूसरे नंबर पे हम क्या कर लेते हैं? डिटरमिन मीन पावर, यानी 30 सेकंड में ऑन एन एवरेज कितना हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर जब वो एथलीट या साइक्लिस्ट जब साइकिल चलाते रहते हैं 30 सेकंड के बाद, तो जब 15-20 मिनट हो जाते हैं, जब उसका ऑब्वियसली फटीग आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त फिर हम डिटरमिन करते हैं, वहां पे भी हम डिटरमिन करते हैं उसकी जो मस्कुलर फटीग है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि तीन चीजें हम इससे डिटरमिन करते हैं, मसल पावर, मसल एंड्योरेंस और मस्कुलर फटीग, ठीक है। तो मसल पावर यानी वो पीक पावर हो गई, मसल एंड्योरेंस यानी कि मीन पावर हो गई, और मस्कुलर फटीग, तीन चीजें इस तरह से।
लास्ट बेटे जो हमारा आज हमने डिस्कस करना है दैट इज VO2 max। हमने काफी बार ये टर्म भी यूज की है लेक्चर्स के अंदर। VO2 max एक बहुत ही एक्यूरेट साइंटिफिक लेबोरेटरी बेस्ड मेथड है जिसके अंदर हम एथलीट्स की कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को डिटरमिन करते हैं। क्या है ये VO2 max? मैं रिपीट कर देता हूँ। बेटे मेरी आवाज नहीं आ रही? एक और स्टूडेंट रबिया भी कह रही है नहीं आ रही, कैसे हो सकता है? सर मुझे तो सही आ रही है बिल्कुल। उसका कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। हाँ मेरे एंड से नहीं बेटे प्रॉब्लम। रबिया और रफीफा आप लोग अपना चेक करो इंटरनेट, ठीक है? अच्छा जी, सो क्या मैं कहता? हाँ VO2 max में बता रहा था कि इट इज यू कैन से इट इज अ वेरी एक्यूरेट लैब बेस्ड मेथड जिसके अंदर हम एथलीट्स का कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस चेक करते हैं। और कार्डियो रेस्पिरेटरी ऑब्वियसली जैसे नाम से पता चल रहा है हार्ट की और लंग्स की जो कैपेसिटी, यानी एक हम आप कह लो एक इसके अंदर हम चेक करते हैं पल्मोनरी फंक्शन, यानी आपके लंग्स किस तरह से फंक्शन करें। दूसरा हम चेक करते हैं कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, हार्ट और आपकी ब्लड वेसल्स ऑब्वियसली। और तीसरा नंबर पे हम फिर मस्कुलर फंक्शन चेक करते हैं। ऑब्वियसली इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो ट्रायो है, उसको हम फिर कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, ठीक है? और बेसिकली VO2 max करता क्या है? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिटरमिन करता है ml के अंदर, मिलीलीटर्स ml के अंदर। जैसे हम अपना वाटर का नॉर्मली कहते हैं 250 ml इज 1 कप, बिल्कुल उसी तरह ml जो यूनिट है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को मेजर करता है जो एक एथलीट पर केजी बॉडी वेट पर मिनट, पर केजी बॉडी वेट पर मिनट जो एक एथलीट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है? उसको मेजर करता है VO2 max। अब ये एक फैक्ट है कि VO2 max उन एथलीट्स का ज्यादा होता है जो एथलीट्स वेल ट्रेन्ड होते हैं, और जो बिगिनर एथलीट्स होते हैं जिन्होंने एमेच्योर होते हैं, नया नया शुरू किया होता है, उनका VO2 max कम होता है। उसकी रीजन ये है कि आप जब ट्रेनिंग करते जाते हैं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेल्यूलर लेवल पे आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की और ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की, वो बढ़ जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है? तो आपकी दैट इज वाई आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, आपका जो VO2 max है वो बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे एक और फायदा होता है, जब आप वेल ट्रेंड होते जाते हैं आपकी बॉडी जो लैक्टेट को बफर करती है ना, यानी लैक्टेट आपको पता ही है, हमने एक्सरसाइज के चैप्टर में पढ़ा था, जैसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं लैक्टेट या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता जाता है, तो लैक्टेट को न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी है बॉडी की वो आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप वेल ट्रेन्ड होते जाते हैं, ठीक है? तो उससे भी फिर जाहिर आपकी फटीग देर से होती है। यानी इन अदर वर्ड्स में सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक 15 मिनट के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी भाग के जाना है, और दो डिफरेंट एथलीट्स हैं। पहला एथलीट जो है वो 10 साल से एथलेटिक्स में, और दूसरा एथलीट जो है वो 10 महीने से। तो पहला एथलीट देर से उसको फटीग होगी, और जो दूसरा एथलीट है जो नया नया है बेचारा, उसको जल्दी फटीग हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक हो गया? अच्छा, एक और चीज ये आपने याद रखनी है कि VO2 max बेटे डिफरेंट नॉर्मली हम करते हैं ट्रेडमिल को लेके या बाइसिकल के, वही स्टेशनरी बाइसिकल के ऊपर। तो VO2 max जो है वो आपका बाइसिकल वाला ट्रेडमिल से डिफरेंट है, ट्रेडमिल वाला बाइसिकल से डिफरेंट है। यानी आपने जो VO2 max की वैल्यू एक एथलीट की ट्रेडमिल पे आ रही है वो बाइसिकल पे नहीं आई, सिंपली बिकॉज बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है? तो आपने ट्रेडमिल वाली अगर कंपेयर करनी है तो वो ट्रेडमिल पे ही करवा के किसी दूसरे एथलीट को कंपेयर करनी है। ऐसा नहीं कि एक एथलीट को ट्रेडमिल पे बिठा दो, एक को साइकिल पे बिठा दो, दोनों का कंपेयर करो। दैट विल बी अ रॉन्ग कंपैरिजन, दैट विल बी लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, ठीक है? तो आपने ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई मैं आपसे कहूँ कि आप लोग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे बात करो आधा घंटा आके, आप लोग माशाल्लाह 6 सेमेस्टर में हो, डिग्री एंड के करीब है आपकी, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपने पढ़ लिया XYZ, तो एक डिबेट करानी हो मैं आपको बुला लूं, और दूसरी तरफ मैं सेकंड सेमेस्टर के एक बच्चे को बुला लूं कि जी आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे आधा घंटा डिबेट करो, तो इट इज एब्सोल्युटली लाइक दैट, ठीक है? तो दैट इज ऑल अबाउट VO2 max। और बाकी जैसे मैंने बता दिया इसका जो यूनिट होता है ml पर केजी
पर मिनट, यानी ml किसके, ऑक्सीजन के, पर केजी क्या चीज, पर केजी बॉडी वेट, और पर मिनट जो लेट्स अगर हमने 10 मिनट का करना है 15 मिनट को, तो हर मिनट में जितने ml वो ऑक्सीजन की कंज्यूम कर रहे थे पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। तो ml पर केजी पर मिनट, ये जो है VO2 max का यूनिट, ठीक है बेटे। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, यही हमने आज चीजें डिस्कस करनी थी, ठीक है जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।